सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, सियासी सूरत हाल पर तो नज़र डालेंगे ही। ज़ाहिर सेनेट इलेक्शन के हवाले से जोड़ तोड़ भी जारी है। कैसे होगा इलेक्शन, इसके तरीक़ेकार पर भी बातचीत हो रही है। लेकिन आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। आपने अब से कुछ ही देर पहले देखा था कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? क्योंकि ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो कि शुरू हुआ था आज से 4 साल कबल, उसको आज 4 साल मुकम्मल हुए और 22 फरवरी यानी कि आज ही के रोज़ 2017 को ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया गया। आज 4 साल मुकम्मल होने पर उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग दी और बताया कि पाकिस्तान ने, खासतौर पर पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरीके से टेररिज्म के खिलाफ काम किया। और बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि टेररिज्म से टूरिज्म तक का सफ़र इंतहाई कठिन और सब्र आजमा था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि फिर भी हमने इस पर बहुत बेहतरीन काम किया है। पाक अफगान सरहद का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा पाक अफगान सरहद पर जो बाड़ लगाई जा रही है, और ये आप जानते हैं नाजरीन कि काम पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। अफगानिस्तान से बार बार पाकिस्तान ने इस पर बात की है, लेकिन वहाँ अभी तक जो फेंसिंग का अमल है वो उस तरीके से नहीं हुआ और 84% काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने ये भी बताया सिंध में, कराची में जो अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पाक अफवाज ने काम किया। उस हवाले से उन्होंने बताया कि सिंध में 1.5 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन किए गए और अब हमने देखा कराची में अमन और अमान के हवाले से वाज़ेह बेहतरी नजर आई है। इसी बाद मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मुझे ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची स्टूडियोज़ में एडिटर इन चीफ है नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। हारिस साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। ज़ाहिर 4 साल मुकम्मल हुए ऑपरेशन रद्दुल फसाद से पहले का अगर हम देखें सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से तो बहुत ख़राब थी। और वाकई ये बात दुरुस्त है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद जिसको आज 4 साल मुकम्मल हुए, अमन व अमान की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आई। और इसमें जो पाक अफवाज का किरदार है वो ज़ाहिर नाकाबिल फरामोश है, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि अभी भी जो काम है वो चल रहा है। अगर हम बात करें कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद से तमाम पूरे मुल्क में, तमाम सूबों में ख़ास तौर पे जो अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है, उसको मज़ीद अभी कितना टाइम चाहिए? क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों कुछ सूरत हाल ख़राब भी हुई, कुछ इस तरह के वाक़यात हुए जिससे सवालात उठे। आपके ख्याल में कि अभी और कितना काम होना चाहिए? क्योंकि आफात भी आई, कुदरती आफात भी आई, उसमें भी ये काम होता रहा। सबसे अच्छी बात ये हुई है जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे अच्छी बात, लगारी साहब पर जवाब देना चाहें जी। हाँ, नहीं, सवाल हारिस साहब से था, लेकिन चले आप जवाब दें। चले नहीं, ब्रिगेडियर साहब करें। बिल्कुल ब्रिगेडियर हारिस साहब, आप इस सवाल पर आप जवाब दें। चलें जी हारिस साहब। देखें सुमैया, तो लाहौर चेरिंग क्रॉस जी हारिस साहब, ठीक है। लगाई साहब, आप ही पहले जवाब नहीं, मैं चाहता था कि ब्रिगेडियर साहब का इनपुट हो और वहाँ से हम गुफ्तगू शुरू करें। कोई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा ये हुआ कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने इस बात की संगीनी को महसूस किया कि मुल्क में बढ़ता हुआ टेररिज्म पाकिस्तान की अपनी वहदत और अपनी सलामती के लिए ख़तरा है, और फिर वहाँ से ऑपरेशन का अमल शुरू हुआ। यानी कि 2016 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या पेश आया पेशावर में और ऑपरेशन ज़रब अज़ब शुरू हुआ, और उसके 1 साल के बाद लगभग जब ये शुरू हुआ है अपना ऑपरेशन रद्दुल फसाद, तो इसने पाकिस्तान के लोगों को एक नया हौसला दिया। मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि उस वक्त तक आप हतमी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक आप इनके बयाने को शिकस्त नहीं देंगे। असल में दहशत गर्दी जो है, इसके बयाने को शिकस्त देना ज़रूरी है। और उन्होंने जो लोगों के जहनों में जिस तरह ठूंसा है, जिस तरह से तंग नजरी ठूंसी है, जिस तरह से लोगों के जहनों में एक ऐसी ख़तरनाक किस्म की
नैरेटिव ठोंसा है जो पाकिस्तान के सलामती और उसकी वहदत के लिए खतरा है। जिस तरह सोसाइटी को तकसीम करने की कोशिश की गई, जिस तरह फिरकावारियत फैलाई गई, जब तक कि ये नैरेटिव मौजूद है हमारे लिए खतरात मौजूद रहेंगे। दहशत गर्दी के साथ उनका नैरेटिव का ख़त्म होना बहुत वो बड़ी अच्छी आपने बात की पॉइंट। लेकिन हारिस साहब, अच्छा एक चीज़ और है, ज़ाहिर जो नैरेटिव की बात की वो अपनी जगह, लेकिन जो भारत की जो मजमून कोशिशें थी पूरी दुनिया के सामने उजागर हुई, पूरी दुनिया को पता चला कि भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। नरेंद्र मोदी की सरबराही में वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जहाँ जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, ये भारत करवा रहा है। फिर हमारे जो पाक अफवाज ने काम किया, खेल के मैदान आबाद हुए, लोग सुकून से रहना शुरू हुए। ख़ासतौर पर अगर हम देखें KP में, बलूचिस्तान में जो नैरेटिव की बात लगारी साहब कर रहे हैं, इससे आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? देखें, बिल्कुल ठीक बात है कि एनिमी का नैरेटिव जो है वो बहुत ख़तरनाक है, और उन्होंने असल में ये रियलाइज़ कर लिया है कि जब तक पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत है और उसको अवाम का एतमाद हासिल है तो पाकिस्तान में हम पेनिट्रेट नहीं कर सकते। आपके सामने मिसाल है इराक़ की, लिबिया की, सीरिया की, यमन की। जहाँ जहाँ फ़ौज कमज़ोर थी वहाँ पर इन्होंने अपने नैरेटिव को फ़ौज पे कमज़ोर का गलबा हासिल किया और ऑयल कब्जे का लिए सब कुछ कर लिया। अब इशू ये कि अब नैरेटिव ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम की जो एतमाद इसको दूर करो, फ़ौज को कमज़ोर करो 5th जनरेशन फ़ौज के थ्रू, और उसके बाद खुदा न खासा पाकिस्तान को छोटे चंदक से। ये बड़ा ख़तरनाक है और हमारी अपोजिशन भी इनएडवांटेडली, आई डोंट से कि जानबूझकर, नादानस्तगी में वो ऐसे ही बयानियाँ लेते हैं, कभी फ़ौज के ख़िलाफ़, कभी चीफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, कभी ISI के खिलाफ, कभी प्राइम मिनिस्टर पर डायरेक्ट अटैक, बजाय इसके अवाम की भलाई की बात की जाती है। सेकंड ये कि देखें, ये रद्दुल फसाद भी जो स्टार्ट हुआ था ना, वो हुआ था लाहौर चेयरिंग क्रॉस, अगर आपको याद हो, एक DG ऐसे पुलिस शहीद हुए थे। उसके बाद हुआ ये कि फाटा में जब ऑपरेशन कामयाब हो गए, वहाँ से ये तितर-बितर हुए, भागना शुरू किया, इन्होंने शहरों का रुख कर लिया, शहर में आके छुप के रिफ्यूज लेने लग गए, फिर ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दी। दैट वाज टाइम डिसाइड हुआ कि वहाँ ऑपरेशन भी चलेगा और रद्दुल फसाद शहरों में चलेगा, ताकि इनको कहीं भी ऑर्गेनाइज होने का मौका न दे। और पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस ने, आई वुड से पैरामिलिट्री फोर्सेस, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की अंत तक कोशिशें हैं कि हमने बहुत ऑपरेशन होने से पहले पकड़ लिए, उनको अरेस्ट कर लिया, और आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में 97% अमन हो चुके हैं। आपको याद होगा कि कभी आपको पेशावर में धमाका हो रहा था, कभी आपको तो दी जाता बहुत कामयाबी की। पाकिस्तान की अवाम ने बड़ी शहादत दी, बहुत शहादतें हैं, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की शहादतें हैं हर एक। और इस वक्त फ़ौज का नाम इसलिए मशहूर हुआ कि फ़ौज ने प्रोफेशनल तरीके से सिंगल हैंडेडली इसको कंट्रोल किया, और अब दुनिया की फ़ौज के लोग वो भेजते हैं ट्रेनिंग अपने ट्रुप्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए। सही, ये तो बात ख़त्म हो गई। अब इसके बाद अब ये बहुत ज़रूरी है कि अब इस वक्त जो एक 5th जनरेशन वॉर का अटैक हुआ है, ये हमने इसको काउंटर करना है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की अवाम, हुकूमत, फ़ौज ने मिलकर काम करना होगा। That is a basic one. बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका आयत नवाज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है ये बड़ी अहम खबर थी, आज की इस मीडिया ब्रीफिंग पर बात करना ज़रूरी थी। आगे बढ़ेंगे, सेनेट इलेक्शन है जी 3 मार्च को, बहुत कम टाइम रह गया है, जोड़ तोड़ जारी है, मुलाकातें जारी हैं, हर एक शख्स दूसरे शख्स को अपनी हिमायत का यकीन दिला रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि तिजोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लोगों को खरीदा जा रहा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में इसी पर समाअत हो रही है कि कैसे होगा सेनेट इलेक्शन। हुकूमत की ख्वाहिश है कि ये ओपन बैलेट या कि शो ऑफ हैंड के जरिए हो, लेकिन अपोजिशन ऐसा नहीं चाहती है। ज़ाहिर इस पर टेक्निकली भी कई बार गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन अभी बड़ी खबर इसी हवाले से ये है कि वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में रुकन कौमी असम्बली मुन सलाही भी शरीक हुए, राजा बशारत भी शरीक हुए। सेनेट इंतखाबात में किस तरीके से काम करना है, किस तरह ग्रुप्स तश्कील देने, पार्टी रहनुमाओं को टास्क दिया जाएगा, उस पर बातचीत हुई है। ज़रा हम इससे बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो हेड हमारे साथ है। खबर बड़ी आम मुलाकात है, सेनेट इलेक्शन में मुलाकातें रोज़ के बुनियाद पर हो रही हैं, टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं, राबते हो रहे हैं, लेकिन आज की मुलाकात बड़ी आम है। क्या बातचीत हुई है इस मुलाकात में?
बिल्कुल सुमैया, जैसा कि आपने बयान किया कि ये बड़ी अहम मुलाकात है जो कि स्पीकर चौधरी परवेज इलाही जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके और वजीर आला पंजाब सरकार उस्मान बुज़दार के दरमियान हुई है, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे हमें एक ब्रेक थ्रू नजर आ रहा था कि जहां भी इलेक्शन के हवाले से, सेनेट इलेक्शन के हवाले से मुलाकातें हो रही थी तो उसमें जो है चौधरी गवर्नर पंजाब जो है चौधरी सरवर, उनकी मुलाकातें हुई गुज़श्ता रोज जो सेनेट के उम्मीदवार है हमारे हफीज शेख साहब उनके साथ, और फिर वो जो है परवेज इलाही उनके घर पे भी गए, उनसे भी मुलाकात हुई, मगर उसके दरमियान जो है वो सीएम के साथ मुलाकात शेड्यूल नहीं थी। अच्छा। दूसरी जानिब जो एक अहम पेशरफ दिखाई दे रही थी सेनेट के पंजाब के मार्के के अंदर के हुकूमती ऐवानों से ये आवाज आ रही थी कि 10 अफराद ऐसे हैं अपोजिशन के जो कि राबते में है हुकूमत के साथ और वो सेनेट इंतखाबात में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जबकि अपोजिशन का ये मौकफ था कि तरीके इंसाफ के अंदर जो है एक टूट फूट चल रही है। जैसे खुरम लगारी सामने आए थे, मियां दाऊद सलमान सामने आए थे। अब जो वजीर आला पंजाब की जानिब से अहम इक़दाम किए गए, खुरम लगारी को जो है वो वजीर आजम से मुलाकात करवाई गई, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए, अपोजिशन ने इसे अपने जो है वो ग्राउंड में बुलाया और जो हुकूमती अफराद है उन्होंने अपने नाराज अरकान को अपनी ग्राउंड में वापस बुला लिया, जिसके बाद जो इलेक्शन की सूरत काफी हद तक क्लियर हो गई। मगर जो मुस्लिम लीग काफ का एक कैंडिडेट कामल अली आगा, चूंकि मुस्लिम लीग काफ के पास पंजाब के अंदर 10 नशिस्तें हैं, पंजाब में उनके पास 10 नशिस्तें हैं और हुकूमती इंतखाबात पर वजीर आजम की जानिब से उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया था उनके उम्मीदवार के हवाले से। आज परवेज इलाही और जो वजीर आला उस्मान बुज़दार है, जो काफी देर से इनके दरमियान कोई बराह रास्त राब्ता मौजूद नहीं था और मुतअद्दिद बार चौधरी बरादरान की जानिब से नाराजगी का भी इजहार किया गया कि वजीर आला जो है उन्हें एतमाद में नहीं लेते। आज ये मुलाकात बड़ी अहम पेश रफ्त है, जबकि जो मोहन्नस इलाही भी इस मुलाकात में शामिल थे, जबकि मोहन्नस इलाही का कहना था कि नंबर जो है वो पूरे कर लिए हैं अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए। अब ये इलेक्शन के नताइज ही बताएंगे, जाहिर है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यही तो असल सवाल है कि आखिर क्या वजह है, क्या वाकई ये बात दुरुस्त साबित हो रही है। बहुत शुक्रिया काबिर अब्बास, हमारे राजा यासिर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से में ज्वाइन कर चुके हैं। राजा यासिर साहब, क्या वजीर आजम का ये बयान कि सेनेट इलेक्शन को हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा हैं, क्या कोई बेचैनी हुकूमत के दरमियान है, हुकूमत के हलकों में है कि वाकई जो लोग बात की जा रही है कि लोग अपने अपने लोग जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, इसीलिए हुकूमत चाहती है कि ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन हो और बार बार ये मुलाकातें, एक दूसरे को फ़ोन करना, हिमायत का यकीन दिलाना कि भाई हम नहीं छोड़ के जा रहे। ये हो क्या रहा है? क्या वाकई अपोजिशन की बात दुरुस्त साबित होने लगी है? जी नहीं, कतई ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कोलिशन गवर्नमेंट में है और उसमें आपके कोलिशन पार्टनर्स के साथ भी कोलैबोरेशन ज़रूरी होती है और उनके ऑब्वियसली सिर्फ 10 वोट्स हैं और उनको बकाया वोट्स पीटीआई देगी तो वो अपना सेनेटर इलेक्ट करवाएंगे। उसके लिए कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। फिर एज हुकूमत में पहली दफ़ा पीटीआई इलेक्शन लड़ी है एज ए गवर्नमेंट पार्टी और आपके जब फिस्कल रीजंस हैं, माली हालात इतने अच्छे नहीं रहे तो कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं आपके एमपीएस को और आम तौर पे यही वो मौके होते हैं जब कोई भी वोटर्स, चाहे आप जब इलेक्शन भी लड़ते हैं जनरल इलेक्शन, तो आपके जो नाज़म लेवल के या चेयरमैन या वो आपके सपोर्टर्स होते हैं वो अपनी नाराज़गियाँ तभी अपना उनका इजहार करते हैं और फिर अगर उनके खदशात दूर हो जाएं तो सपोर्ट भी कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एक रवाज है कि इलेक्शन से पहले जो भी एमपीएस वगैरह के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों या उनके कोई ऐसे काम जो जायज़ हों और ना हो सके हों, वो कोशिश करते हैं कि उनको करवा लिया जाए और जब उनको प्रॉपर तरीके से एंगेज कर लिया जाता है तो फिर वो राज़ी हो जाते हैं। जैसे खुरम लगारी साहब का कोई डेवलपमेंट के इशूज़ थे उनके हल्के में, तो वो अभी आज ही मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बिल्कुल वो कहते हैं कि राजी बाजी हैं और इंशाल्लाह वोट भी देंगे। इसी तरह और भी कुछ एमपीएस थे जो कभी सामने नहीं आए लेकिन छोटे मोटे उनके प्रॉब्लम्स थे, उनको हमने सॉर्ट आउट भी कर लिया और हो चुके हैं। अब मेरा ख्याल है कतन किसी किस्म की कोई बेचैनी या इस्तराब नहीं है। देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके आप लोग मुंतज़िर हैं, हुकूमत की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं, फैसला हक में नहीं आता, आप लोग नहीं करवा पाते ओपन बैलेट के जरिए, तब भी मुतमईन तो है ना कि वो नशिस्तें जो आप डिज़ायर नशिस्तें हैं वो हासिल कर लेंगे सेनेट में? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी उस पर अब कतन हमारी तमाम जो स्ट्रैटेजी है उस पर बेस नहीं है। वी आर रेडी, इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं। हाँ, अगर वो फैसला आ जाता है तो वो एक जनरली हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अच्छा होगा और उसका इजहार पहले भी कर चुकी है इवन आपकी अपोजिशन भी, और अपोजिशन को भी समझना चाहिए शायद उनके ज्यादा फायदे में हो, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना तो आपके पास ज्यादा लोगों को लेवर करने के आपके पास वसाइल ज्यादा होते हैं, तो गवर्नमेंट शायद नहीं चाहती आमतौर पर कि कभी ट्रांसपेरेंसी आए
लेकिन ये बिल्कुल इस वक्त मुल्क में उलट हो रहा है कि हम गवर्नमेंट में बैठ के ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। आमतौर पे ये बात अपोजिशन में की जाती है, जब नून लीग ने भी अपोजिशन में ये बात की, हमने भी की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ने ये बात की। तो अब अगर हम गवर्नमेंट में आ गए हैं और हम कह रहे हैं कि ऐसे कर लेते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या समझ के इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर वो नहीं होगा तो खुदा ना खास्ता ओपन नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, तो जो सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स है उसका फायदा हमेशा हुकूमती पार्टी उठाती है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अच्छा अमल था, हम वो करवाना चाह रहे थे, अगर नहीं भी होता तो कम से कम ये वाज़ेह हो जाएगा कि हम इस चीज को रोकना चाहते थे। पॉइंट टेकन, हम रोकना चाहते थे। और अगर फिर अपोजिशन के पास कोई ये मौका नहीं होगा बाद में हम पे एतराज करने का, हम तो हाउस ट्रेडिंग हम कर रहे हैं। समझ आ गई, समझ आ गई। हुकूमत अपना नैरेटिव क्लियर करना चाहती है। लगारी साहब, लग तो फिलहाल यही रहा है, लेकिन अगर ये हो जाता है और हक में फैसला भी आ जाता है, ओपन बैलेट के जरिए हो भी जाता है, तो जो टेक्निकली मामलात हैं वो किस कदर दरपेश आएंगे और किस तरीके से ये चीज़ वाज़ेह हो पाएगी कि जी अब ये बात की जा रही है कि फिर तो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर ये फैसला हो गया ओपन बैलेट तो बस वोट गिन के बता दें भाई इतने लोग हैं हमारे। नहीं, मेरे ख्याल में हम मफरूज़े पर बात नहीं कर सकते जब तक कि अदालत का फ़ैसला नहीं आता है। हम ये मफरूज़ा कायम नहीं कर सकते हैं कि इलेक्शन का नतीजा क्या होगा। बात यह है कि जनाब राजा साहब फरमा रहे हैं कि जो है हुकूमत जो होती है वो उसके पास ताकत होती है, वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती है, वो किसी को नवाज भी सकती है। लेकिन ये हुकूमत तो किसी को भी नवाज नहीं सकती, अपने अरकान को भी नहीं नवाज पाई, अपने अरकान के जायज़ मसाइल भी नहीं हल कर पाए हैं। जो नाराज़गी है, जिन दोस्तों के साथ कभी कभी हमारा राब्ता हो जाता है, जिस तरह की परेशानियां हैं वहाँ पर लोगों को, वो तो कहते हैं हम हल्के की तरफ मुंह भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे हालात हैं कि हमारे छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए भी यहाँ पर जो बाख्तियार लोगों के फ्रंट मैन होते हैं वो सारे मसाइल को देख रहे होते हैं और उसमें और चीज़ चल रही होती है। ये गवर्नेंस में बुरी चीज़ आई है, पहली हुकूमतों में भी होती थी और अब भी होती है कि उन्होंने अपने ऐसे लोग छोड़े होते हैं जो बाअसर होते हैं और जो और गेम चलता है अदर दिन ट्रांसपेरेंसी, अदर दिन हर चीज़ के अलावा जो एक चीज़ चलती है। मसला ये है कि अरकान जो हैं वो मुतमईन नहीं हैं, और अरकान अगर मुतमईन ना हों और इनके दाखिली मसाइल जो इतने ज़्यादा हैं कि इस वजह से इन्हें परेशानी है कि अगर ओपन बैलेट होता है तो लोगों के लिए एक मौका होगा अपनी नाराज़गी का, अपने गुस्से का इजहार करने का, और वो इसका इजहार करेंगे। और मेरे ख्याल में लोग इस रिस्क को भी लेने के लिए तैयार हैं कि अगर ओपन बैलेट होता है तब भी शायद वो लोग ओपन आकर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करें। ये सूरत हाल है। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मुल्क में अमलन माफिया का राज है। वही चीज़, कीमतें कैसे बढ़ रही हैं, माफिया बढ़ा रही है। वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि माफिया ये सब कुछ कर रही है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़े, अगर बेनिफिशियरी कौन है? माफिया। अगर चीनी की कीमत बढ़े, बेनिफिशियरी कौन है? माफिया। अगर आटे की कीमत बढ़े तो बेनिफिशियरी कौन है? माफिया। और शायद और यही कुछ नौशहरा में भी हुआ है, सारी इन एलिमेंट्स को लेकर। नहीं, देखें, नौशहरा में PMLN ने तारीख में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं की थी। यानी नौशहरा तो कभी भी, एक दफ़ा हाफिज हुसैन अहमद ने इलेक्शन जीता था, एक दफ़ा नसरुल्लाह बाबर ने इलेक्शन जीता था, पहले ANP ने इलेक्शन जीता था, एक दफ़ा पीपल्स पार्टी मौलाना समीउल हक इनकी पार्टी, लेकिन PMLN कभी नहीं आई थी। ये तो इन्होंने के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। और ये बहुत बड़ी दरार है। राजा यासिर हुमायूं साहब से मैं इंतहाई अदब के साथ ये गुजारिश करूँगा कि ये दरार इतनी बड़ी है, मैं आती हूँ इस दरार पे बात फैली हुई है, और फैली हुई, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ नौशहरा तक नहीं है, ये ज्यादा जगहों पर है, ये मामलात हैं। मैं आऊंगी, मर्दान तक भी फैली हुई है और आगे सवाबी तक फैली हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।